हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। तैयारी सबकी अच्छी चल रही है। हिंदू लोग कल हमने कंप्लीट किया था। कंप्लीट जितना भी है पूरा का पूरा रिवाइज किया था बहुत शॉर्ट्स में, ताकि हल्का हल्का रिवीजन हो जाए। पढ़ा हुआ सब कुछ है, सब नहीं। एक वीक बचा है, सिर्फ 6 दिन मान सकते हैं, क्योंकि 7वें दिन तो एग्जाम होगा संडे को। आज ही के दिन एग्जाम है सभी का। तो हल्का हल्का रिवाइज करें, ताकि जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो हल्का हल्का रिवाइज हो जाए, दिमाग में दोबारा रिकॉल हो जाए। आज हम बात करें मुस्लिम लॉ की। मुस्लिम लॉ किस चीज़ के लिए? उत्तराखंड जुडिशरी के लिए। बाकी ये अभी छत्तीसगढ़ एग्जाम में भी आना है। यही क्लास सफिशिएंट रहेगी किसी भी एग्जाम के प्रीलिमिनरी के लिए, मुस्लिम लोग अगर आप देखना चाहें। अब पहली बात करते हैं, बहुत शॉर्ट्स में करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे में पूरा मुस्लिम लॉ कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ अप्लाई किस पे होता है? मुस्लिम से। तो मुस्लिम है कौन? सबसे पहले बात कर रहे हैं, एक जजमेंट है इब्राहिम वर्सेज इब्राहिम 1863 का। इस जजमेंट में साफ साफ बोला गया था मुस्लिम दो तरह से हो सकते हैं, बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन। बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन मतलब क्या है कि कोई अगर जन्म से मुस्लिम है, जिसका जन्म है मुस्लिम के, हाँ माता पिता मुस्लिम थे, आगे वो पैदा हुआ तो वो भी मुस्लिम है, कोई इशू नहीं है। अगर कोई हिंदू था, किसी और धर्म का वो था, वो चेंज करता है अपना धर्म, तो वो भी मुस्लिम हो जाएगा ना। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, एक केस है, हम प्री के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जिनके चांस है आने के। क्वीन वर्सेस रमजान 1881। इसने दो चीजें बोली थी कि अगर दो चीजें आप फॉलो कर रहे हो प्रॉपर तरीके से तो आप मुस्लिम हो, नहीं तो मुस्लिम नहीं हो। क्या क्या? पहला, द गॉड इज वन। गॉड इज वन, कि ईश्वर एक है। कौन है वो? अल्लाह है। कि अल्लाह को अगर आप पूरा फेथ है आपका अल्लाह में। दूसरी बात क्या है? मोहम्मद साहब, मोहम्मद इज हिज पैगंबर, मतलब मैसेंजर, कि मोहम्मद साहब उसके मैसेंजर है। अगर आप नॉर्मल सी बात करें, आपने सुना होगा क्या कि मोहम्मद साहब पैगंबर थे अल्लाह के, उन्होंने जाकर उनकी वो ज्ञान दिया था। यहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ केस याद रखना है एक आप। ठीक है, क्या मुस्लिम कैसे बन सकते हैं? दो चीज़ों से बन सकते हैं। किस चीज़ों से? पहला बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन। फिर बात करते हैं मुस्लिम लॉ के सोर्स क्या क्या थे भाई। इसके सोर्स को दो भागों में बांट देते हैं। पहला क्या? प्राइमरी सोर्स, और दूसरा क्या हो जाता है? सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के 4 नाम है। पहला कुरान, दूसरा सुन्नत, और इसे ही बोलते हैं हदीस, हदीस। तीसरा आ जाता है आपका इज्मा, इज्मा। चौथा आ जाता है आपका कियास। मेन बात यह है, यहाँ ये 4 सोर्स है। कौन से सोर्स है? प्राइमरी सोर्स है 4, कुरान, सुन्नत, इज्मा और कियास। ये 4 सोर्स है। और एग्जाम में पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सोर्स, क्या नहीं है? तो इन चारों को अगर आप याद कर लोगे, इनके अलावा कोई और कोई भी चेंज कर दे, इनमें देख लेना वो नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बार बना है, बहुत ज्यादा बना है। एक क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। बिहार एपीओ 2011 आया था, क्या क्या बोला? सुन्नत, इज्मा, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस, और अगला बोला था कस्टम्स। क्या सोर्स नहीं है? क्या सोर्स नहीं है? ना तो जस्टिस इक्विटी है, ना कस्टम है। कस्टम सोर्स है लेकिन प्राइमरी सोर्स नहीं है। अगर सेकेंडरी सोर्स की बात करें, यहाँ पे आ जाता है आपका क्या क्या आ जाता है? कस्टम आ जाता है। ठीक है, जिसे उर्फ भी बोलते हैं। जुडिशियल डिग्री, जुडिशियल जजमेंट, डिसीजन वगैरह आ जाते हैं। लेजिस्लेचर आ जाता है। इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसेंस वगैरह सब इसके अंतर्गत कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लोग के क्या क्या सोर्स हो गए? प्राइमरी सोर्स में क्या आ गए? 4 चीजें, कुरान, सुन्नत, इज्मा और कियास। कुरान, सुन्नत, इज्मा और कियास, ये याद रखना है। अंदर डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहे, हम सिर्फ प्री के लिए हिसाब से कर रहे हैं, तो उतना ही करेंगे जितना प्री के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब बात करते हैं मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब को जिस गुफा में सबसे पहले, एक तरह से अगर नॉर्मल शब्दों में कहें, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस गुफा का नाम क्या था? कोई बताएगा? और कौन थे वो जिन्होंने इनको डिटेल दी थी ऊपर से आकर के, मतलब अल्लाह ने जिसको भेजा था वो कौन थे? ये दो चीज़ें आपके लिए। हीरा नाम की गुफा में इनको नॉलेज मिली थी सारी चीज़ें। और कौन थे? इब्रीज, इब्रीज, हाँ इब्रीज, जिब्रील, 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 याद रखना। आगे बात करते, हमने कहा ठीक है भाई साहब ये चीज़ें हो गई। मोहम्मद साहब आए, उन्होंने सबको सिखाया, सारी चीज़ें सिखाई। इस्लाम को एक बेकार वे चल रहा था उस समय, मतलब बिखरा हुआ था इस्लाम, उसको इकट्ठा किया और एक सीक्वेंस में लेके चले।
एक तरह से एक भूले हुए को रास्ता दिखाया, प्रॉपर सीक्वेंस में लेके चले। कौन? मोहम्मद साहब। अब मोहम्मद साहब एक्सपायर हो गए भाई, मोहम्मद साहब एक्सपायर हो गए तो क्या क्या, उनका कोई बेटा नहीं था, बेटियाँ थी, शादी हो गई सबकी, और उनके जो वाइफ्स थी वो बची हुई थी। अब बात ये आई थी इनको अब कौन चलाएगा इस्लाम को, तो इस्लाम को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक तो भाग बांटा गया किस में? सुन्नी में, एक बांटा गया शिया में। सुन्नी और शिया दो भागों में। अब यहाँ से मैं डिटेल में वहाँ नहीं जा रहा, कौन यहाँ पे कौन थे इमाम थे, कौन खलीफा थे, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं आती एग्जाम में, तो इसलिए वहाँ पे ना जा करके प्री के हिसाब से देख रहे, उतनी ही बात करें जितने प्री में आते हैं। सुन्नी की 4 शाखाएं थी, कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हनीफी, हनीफी। नंबर 2 मलिकी। नंबर 3 शाफाई, शेफाई। नंबर 4 जाता है हनबली, हनबली। ये 4 शाखाएं सुन्नी की, और शिया की शाखाएं क्या थी? 3 शाखाएं याद रखना। कौन कौन सी? पहली अथना अशरिया, अथना अशरिया, इस्माइलिया और ज्यादिया। ठीक, ये 3 शाखा है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है? अथना अशरिया जो शाखा है, किसकी शाखा है? सुन्नी की। सिर्फ ये अकेली शाखा है ऐसी जो किसको सपोर्ट करती है? किसको? मुता विवाह, मुता मैरिज। मुता मैरिज क्या होता है? मैरिज के कुछ टाइप पढ़ने वाले हैं अभी हम। मैरिज में एक होता है मुता मैरिज। मुता मैरिज का क्या मतलब होता है? मान लिया कोई व्यक्ति यहाँ रह रहा है, वो अरब चला गया, किसी और देश चला गया, कहीं चला गया। अब वो क्या कर रहा है? अकेला रह रहा है, वाइफ घर पे, बच्चे घर पे, उसका मन नहीं लग रहा। सीधी सी बात, उसने सोचा एक काम करते हैं, लिविंग में रहूंगा मैं। जो लिविंग कंसेप्ट आज के चल रहा है ना, वही वाली चीज़ है एक तरह से। इसने बोला देखो, बिना बात के किसी के साथ रहने का कोई मतलब नहीं, आप एक काम कीजिए, विवाह कर लीजिए, मैरिज कर लीजिए, निकाह कर लीजिए। उन्होंने कहा निकाह करूंगा तो कैसे, एक वाइफ मेरे घर पे है। उन्होंने कहा एक काम करो, आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए निकाह कर लो। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए क्या कर लो? निकाह कर लो। किसके लिए? एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, इसे बोलते हैं मुताविया। मान लिया 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। इसमें मेहर पूरा होता है, प्रॉपर मेहर भी होता है, सब कुछ प्रॉपर उसी वे में चलेगा जैसे नॉर्मल विवाह चलते हैं, नॉर्मल मैरिज चलती है। मेहर भी होगा, सब कुछ होगा, वाइफ के साथ आएगा। जो बच्चे होंगे वो भी लेजिटिमेट होंगे, इलेजिटिमेट नहीं होंगे। ठीक है, ये है। इसमें इद्दत जो होती है वो 2 महीने की होती है। चलो इद्दत की बात बाद में करेंगे, ये ध्यान रखना। कौन सी शाखा में चलती है? अथना शरिया में, शिया की। सुन्नी में नहीं चलता है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये सुन्नी क्या होते हैं, खलीफा क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बात नहीं करेंगे। शिया की बात नहीं कर रहे हम, इसकी शाखाओं की बात नहीं कर रहे हम सीधे एग्जाम की बात करें। एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं सिर्फ उनकी बात करते हैं। मैरिज, सबसे पहला पॉइंट आता है आपको हमारा मैरिज। मैरिज, विवाह, निकाह। निकाह के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 चीज़ें हैं तो विवाह वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वॉइड हो जाएगा या फिर इरेगुलर जो है। 3 तरह के विवाह होते हैं यहाँ पर, वैलिड, वॉइड और इरेगुलर। मतलब क्या? सही, फासिद और क्या बोलते हैं इसको? बातिल। चलिए पहले बात करते हैं, क्या क्या चाहिए? इजब, इजब। दूसरा चाहिए क्या? कुबूल। तीसरा क्या चाहिए? डोवर। और चौथा क्या चाहिए होता है? चौथा चाहिए होता है क्या? विटनेस। और क्वेश्चन यही आता है, इजेब का मतलब क्या होता है? ऑफर करना। क्या तुम फला फला के साथ निकाह कबूल करते हो? कबूल मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी कबूल है, कबूल है। डोवर का मतलब क्या है? मेहर डिसाइड होती है, या तो अमाउंट डिसाइड होगा या फिर अमाउंट डिसाइड नहीं होगा। मतलब 2 तरह की मेहर होती है, एक में अमाउंट डिसाइड होता है, एक में अमाउंट डिसाइड नहीं होता। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे मेहर, जब मेहर पॉइंट आएगा। विटनेस, विटनेस से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। विटनेस से क्या बनता है? कितने विटनेस की आवश्यकता होती है, कितने की नहीं होती। देखो 2 सेगमेंट हमने पढ़े। इस्लाम को चलते हुए इस्लाम आया, इस्लाम आके 2 शाखाओं में बट गया, एक सुन्नी एक शिया। एक तो हो गया क्या? सुन्नी, एक हो गया शिया। अब दोनों में विटनेस के अलग अलग महत्व है। देखो जो शिया, इसने बोला नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट। ध्यान रखना क्वेश्चन यहीं से बनेगा सिर्फ। शिया में क्या है? विटनेस की आवश्यकता नहीं है। और सुन्नी में क्या चाहिए? 2 विटनेस चाहिए, 2 विटनेस होने चाहिए, 2 विटनेस होने चाहिए। किस चीज़ के लिए? कि हाँ निकाह किया जा रहा है प्रॉपर। हमने कहा ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप निकाह करो अपना। निकाह, अच्छा ये बताओ ये मेल होने चाहिए, फीमेल होने चाहिए? इसने कहा मेल होने चाहिए 2। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल भी रख सकते हैं, लेकिन एक मेल जो मेल पर्सन होगा, मेल विटनेस होगा, वो बराबर होगा 2 फीमेल के। मतलब क्या है?
अगर आप दो तो मेल विटनेस है, अगर फीमेल है, मेल नहीं मिल रहा आपको, तो 4 फीमेल लगेंगे वहां पर। समझ आया? विवाह के टाइम पे, निकाह के टाइम पे विटनेस किस में चाहिए? सिर्फ सुन्नी में चाहिए, सिया में विटनेस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यही क्वेश्चन बनता है, विटनेस अगर कोई किसी शादी में, ध्यान से सुनना, आज निकाह हुआ है, ये था अब्दुल, ये थी नगमा, दो नगमा के बाल भी लंबे लंबे थे, ये नहीं, ये तो बुरखे में थी भाई, ये नगमा थी, ये अब्दुल था, दोनों निकाह करने के लिए आ गए भाई, निकाह किया जा रहा है, विटनेस नहीं है हमारे पास, लेकिन थे सुन्नी। अब सुन्नी है तो विटनेस तो चाहिए, विटनेस नहीं है तो क्या करेंगे? तो विवाह कैसा होगा, वो निकाह कैसा होगा, क्या वो वैलिड होगा, वॉइड हो गया या इरेगुलर? देखो, वैलिड का मतलब क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिक्वायरमेंट जो थी सब पूरी हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइड का मतलब क्या है कि भाई साहब ये नहीं चलता, हम नहीं खेलते, ऐसे नहीं खेलेंगे हम, वो क्या होगा, वॉइड। इरेगुलर का मतलब क्या है, कुछ आपने कमी छोड़ दी है, और जो कमी छोड़ी है भाई साहब उसे पूरी किया जा सकता है इन फ्यूचर, अगर आप चाहे इसको पूरा कर सकते हो, वो ठीक हो जाएगा। तो विटनेस की कमी थी, अगले दिन विटनेस बुला लो भाई, आप गवाह हो, हुआ नहीं कहा, हाँ जी हो गया, चलो साइन कर दो, गवाह बन जाओ। तो ये क्या होगा, अगर विदाउट विटनेस एक सुन्नी का निकाह किया जाता है तो वो क्या होगा, इर्रेगुलर होगा। यही क्वेश्चन प्री का बनता है, इर्रेगुलर क्या होगा। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कैसा भी निकाह होगा, इर्रेगुलर होगा। एक क्वेश्चन ये बनता है कितने विटनेस चाहिए और किस में चाहिए, किस में नहीं चाहिए। कहानी खत्म। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर सबको? उसके बाद बात करते हैं आगे कि ये निकाह है, जो मुस्लिम निकाह, ये कैसा है। दो चीजें हमारे पास आई हैं। पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट, कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा होता है हमारा क्या, कि ये सैक्रामेंट है, मतलब ये संस्कार है या फिर संविदा है। संविदा के लिए अगर हम आगे बढ़े, आपने एक केस सुना होगा, नाम अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, सलीमा बेगम 1886। जस्टिस पूछे जाते हैं इसके, जस्टिस, इसने क्या बोला, संविदा है इस केस में, कि ये तो संविदा है भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ऑफर हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, कंसिडरेशन में मेहर दिया जा रहा है, तो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। किसने बोला था? जस्टिस महमूद। एग्जाम में पूछा जाता है जस्टिस का नाम किसने बोला, जस्टिस महमूद, केस का नाम अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा बेगम। अब दूसरी बात आई कि भाई साहब पक्का यही है ना, हमने कहा यार अब तक तो यही चल रहा था। फिर एक जज साहब आए, कौन से जज साहब थे? जस्टिस सुलेमान। केस कौन सा था? केस का नाम था अनीश बेगम, अनीश बेगम वर्सेस, अनीश बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफा, इस्तफा 1933। देखो ये 1886 का था, 1933, देखो कितने समय बाद ये केस आया। इस केस में जस्टिस थे जस्टिस सुलेमान। जस्टिस सुलेमान ने कहा देखो भाई साहब ये दोनों है, इट इज बोथ, बोथ क्या, कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज द सेक्रेमेंट। समझ आया? किसने बोला था? जस्टिस सुलेमान ने बोला था दोनों चीजें हैं, और जस्टिस महमूद ने बोला सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, कहानी खत्म। अब बताइए यहाँ तक की चीजें क्लियर है कि नहीं है? क्या क्या चीजें होनी चाहिए विवाह के लिए? पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ठीक, कंसेंट प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, विटनेस होने चाहिए प्रॉपर, ठीक है। और कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनमें शादी नहीं होती, प्रोहिबिटेड रिलेशन, वो नहीं होने चाहिए। जैसे मुस्लिम लोगों में पढ़ा था ना, हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 5 सब क्लोज 4 में, ठीक है, वो नहीं होने चाहिए, प्रोहिबिटेड रिलेशन नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई। अब विवाह के टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप पढ़े हमने, कौन सा? सही मतलब वैलिड, दूसरा वॉइड, तीसरा इरेगुलर। वॉइड, साई का मतलब क्या है, जो प्रॉपर विवाह है, प्रॉपर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर उससे हुआ है, तो वैलिड हो गया, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आता है वॉइड। वॉइड क्या है? जो प्रोहिबिट रिलेशनशिप में हुआ है, मतलब जो मना किया जा रहा है कि भाई साहब यहाँ शादी नहीं होती, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इरेगुलर की बात आती है, यहाँ से क्वेश्चन प्री में बनता है, क्या क्या क्वेश्चन बनता है? नंबर 1, कौन कौन से विवाह इरेगुलर या फिर क्या माने जाएंगे, इरेगुलर माने जाएंगे, फासिद माने जाएंगे। कौन कौन से विवाह होंगे? पहली बात, विदाउट विटनेस, अभी हमने बात की थी, विटनेस नहीं है तो इरेगुलर है, क्योंकि इस इरेगुलरिटी को हम पूरा कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात आती है फिफ्थ वाइफ। क्या था अब तक? 4 वाइफ रख सकते हैं, 4 शादी कर सकते हैं, 4 तो शादी कर ली, एक 5वीं एक और पसंद आएगी, उससे भी निकाह कर लिया। हमने कहा भाई 5वीं तो बेकार है,
क्यों? 5 ही नहीं कर सकते भाई, 4 ही रख सकते हैं। मैंने कहा एक काम करो, एक को मार डालो, सच्चे में तो मार देना, एक को तलाक दे दो। कितनी बची? 4 तो वैलिड है। बस वही इर्रेगुलर है ना, जिसको इर्रेगुलरिटी को आप खत्म करते, एक का गला दबा दो, कहानी खत्म, 4 बच गई अब फिर, ठीक है। या फिर एक को तलाक दे दो, इर्रेगुलर है। दूसरी बात आता है, तीसरा पॉइंट, अंडर गोइंग इद्दत। कोई महिला इद्दत में थी, फिलहाल इद्दत पीरियड चल रहा है, इद्दत पीरियड की भी बात करें, 4 महीने, 3 महीने, 10 दिन, वो सारी चीजें क्या क्या होता है, 2 महीने 45 दिन इद्दत जो होता है। इद्दत के दौरान कोई महिला थी, मुस्लिम वुमेन थी, उससे आपने निकाह कर लिया, इद्दत के दौरान किया गया निकाह क्या होगा? इर्रेगुलर होगा, इर्रेगुलर होगा, क्योंकि जब वो इद्दत टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो विवाह क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, ठीक है। इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है? जो विवाह बाद में ठीक किए जा सकते हैं। समझ आया? क्लियर हो गया? बस यही चीज हमें इसमें पढ़नी थी। मुता विवाह के बारे में पता चल गया आपको, मुता क्या होता है। अथना शरिया शाखा में, शिया की शाखा में माना जाता है, और किसी शाखा में इसको नहीं माना जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुता विवाह समाप्त कैसे होता है? कोई पक्षकार मर गया, खत्म, टाइम पीरियड खत्म हो गया, तब खत्म। दोनों ने मिलकर सहमति से कहा चलो भाई खत्म करते हैं, बस बहुत झेल लिया 6 महीने एक दूसरे को, कहानी खत्म, तो वो खत्म। तीसरा होता है, एक मुता विवाह के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, एक सेंटेंस, क्या होता है? हिबा, हिबा ए मुद्दत, हिबा ए मुद्दत। ये क्या होता है? जो टाइम पीरियड बताया, मान लिया 1 साल के लिए मुता विवाह किया था एक महिला से, मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम वो था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पुरुष ने सोचा कि देख के अब तो मैं जा रहा हूँ, मेरा पीछा छोड़, 6 महीने बचे थे ना, वो 6 महीने हो गए, मैं तुझे दान देता हूँ, वो टाइम पीरियड तो दान में दे देता हूँ और मैं निकल रहा हूँ, चलो कहानी खत्म। इसे बोलते हैं हिबा ए क्या? मुद्दत। चलिए इद्दत की बात भी कर लेते हैं। इद्दत, मुद्दत से याद है इद्दत। इद्दत पीरियड क्या होता है? जब कोई हस्बैंड एक्सपायर होता है या डाइवोर्स होता है तो महिला को अलग रखा जाता है, सेपरेट, जो किसी पुरुष के संपर्क में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये कंफर्म हो जाए क्या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्या जो पहले वाला पुरुष था, हस्बैंड था उसका, क्या उसके बच्चा तो नहीं है उसके पेट में, या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, इसलिए इद्दत पीरियड रखा गया है, टाइम पीरियड। अब इसके लिए क्या बात है, अगर हस्बैंड की, देखो नोट कर लेना सभी, अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो इद्दत पीरियड कितना है? 4 मंथ 10 डेज। एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर महिला प्रेग्नेंट है तो कितना? टिल बर्थ, उस महिला के बर्थ तक, जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं होता जो प्रेग्नेंट थी। बर्थ खत्म हुआ तो कहानी खत्म, अब तो प्रेग्नेंट का मतलब नहीं बनता, ठीक है। अगर कंजम्पशन ही नहीं हुआ है, कोई इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो नो इद्दत, ठीक है। और अगर कोई महिला ऐसी है जिसको एमसी वगैरह नहीं आते एज के कारण, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 45 डेज की इद्दत होती है। और अगर डाइवोर्स वाला केस है, डाइवोर्स में 3 लूनर मंथ, ठीक है, 3 महीने की इद्दत, इद्दत के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। और 2 महीने के लिए इद्दत होते हैं जहाँ ऑन कंजप्शन ऑफ द इंटरकोर्स, ठीक है, 2 महीने की, वो एग्जाम में नहीं आता है। एक ऑप्शन और दिया जाता है, आपने सुना होगा अगर नाम, ये चीजें एग्जाम में आती है, मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ जो प्रीलिमिनरी एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए शांति से बैठ के एक बार सुनना, इसको दोबारा सुनते टाइम अगर आप नोट करना चाहो दोबारा स्टार्ट करना, दोबारा नोट कर लेना। एक होता है ऑप्शन, अगर आपने सुना होगा, ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी मतलब क्या? ख्याल उल बुल्क। ख्याल उल बुल्क का मतलब यह किसी महिला की शादी की गई बचपन में, वो 15 साल की नहीं थी, जब वो बड़ी होती है, ठीक है, तो उसे ऑप्शन होता है किस चीज का, कि वो 18 साल की होने से पहले पहले उस शादी को रिजेक्ट कर सकते, कह सकते भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं था, आपने मुझे तो बताया नहीं था, आपने मेरी शादी कर लो, मैं इस गधे के साथ नहीं रहूंगी, ठीक है। सी इज द ऑप्शन टू डिक्लेयर दैट मैरिज वॉइड, ठीक है। इसके लिए केस भी है, अगर कभी कभार एग्जामिनर पूछ ले, मैं लिखवा देता हूँ केस का नाम। केस का नाम है, इसी की बात करें ख्याल उल बुगल के लिए, केस का नाम है बहराम, बहराम खान वर्सेस अख्तर बेगम। अख्तरी बेगम था ये, अख्तरी बेगम,
1975 का कैसे याद रखना, किसके लिए? ख्यालुल बुल्क के लिए। क्लियर है? कोई आपत्ति विपत्ति यहाँ तक? किसी को दुविधा संकट? एक मुन्नी हबीब खान वाला केस भी था, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें, ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डोवर की बात करें, मेहर। अब बात आती है मेहर। मेहर के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। मेहर क्या है? मेहर एक कंसिडरेशन है। अब्दुल कादिर सलीमा ने भी साहब तो बोले कंसिडरेशन की तरह कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जब आप ऐसी बात कर रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ठीक है। तो मेहर को 2 भागों में बांट दिया इसने। कितने, कौन कौन से भागों में? पहला बोल दिया अनस्पेसिफाइड डोवर, दूसरा स्पेसिफाइड। मतलब क्या है, यहाँ पे तो फिक्स हो गया अमाउंट कि 4 लाख आपको मेहर के नाम के देने, यहाँ पे अनफिक्स्ड है। इसे बोलते हैं मेहर ए मिसल, मेहर ए मिसल। इसे बोलते हैं मेहर ए मुसम्मा, मेहर ए मुसम्मा। अब ये जो अनफिक्स्ड है ये तो बाद में डिसाइड कर लेते हैं भाई, बाद में डिसाइड करें क्या स्थिति है क्या नहीं परिवार की, चलो इतना कर देते हैं, नहीं नहीं इतना करा लो, अरे आगे पीछे लगा लो, अरे ना आपका ना मेरा, इतना कर लो, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन जो ये फिक्स अमाउंट होता है इसको भी 2 भागों में बांट दिया। कैसे कैसे? पहला भाग बांट दिया आपने प्रॉम्प्ट, दूसरा डेफर्ड। मतलब मेहर ए मुजअल और मेहर ए मुजव्वल, मुअज्जल और मुज्जल, मुअज्जल और मुअज्जल। यहाँ क्या होता है, ये जो प्रॉम्प्ट होता है ये क्या होता है, जब मांगा जाएगा तब दिया जाएगा। जब भी मान ले शादी हुई, महिला घर पहुंची, ने बोला भाई मेहर दो मेरा, लाओ पैसे वैसे दो, पहले लाके मुँह दिखाई तो अलग चीज़ है, पैसे दो। मेहर में क्या 5 लाख तय हुई थी, 5 लाख पकड़ा दो आज। 2 दिन बाद उसने कहा हाँ बड़े मियाँ, बड़े मियाँ ने सिर्फ मियाँ, लाओ पैसे वैसे दो जो तय हुई थी वहाँ कर। उनका ठीक है। मेहर डिपेंड करता है महिला की खूबसूरती पर, उसके एजुकेशन पे, उसके फैमिली स्टेटस पे, उसके बैकग्राउंड पर, हर चीज़ पर। तो ये क्या होता है, व्हेन डिमांडेड, जब डिमांड की जाएगी। और मेहर ए मुअज्जल कब होता है, ये कब होता है, जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है। डिसोल्यूशन मतलब क्या, हस्बैंड मर गया तो कहेगी मेहर दो, किससे लेगी? परिवार वालों से लेगी, ठीक है। और यहाँ पर जब वो मांगेगी तब जाएगी, यहाँ पर डिसोल्यूशन होगा, मर जाएगा या तलाक होगा तब। अब दूसरी बात ये आती है, अगर उसे मेहर नहीं दिया गया तो क्या करेगी? अगर यहाँ पर जब डिमांड की, उसने बोला मेहर तो लाओ मेरा, उस हस्बैंड ने मना कर दिया भाई मेरे पास मेहर नहीं, अभी नहीं दे रहा, कल दूंगा, परसों तरसों ऐसे चल रहा है, तो मना कर सकते हैं इंटरकोर्स के लिए, बिल्कुल उसे राइट है पूरी तरह से। मेहर एक अनक्लेम्ड क्या होता है, डेब्ट की तरह काम कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर डिसोल्यूशन हो गया या फिर हस्बैंड तो मर गया या डाइवोर्स हो गया, मेहर नहीं मिला उसको, तो क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती है, जब तक कि उसके मेहर की भरपाई नहीं हो पाती। जब तक मेहर नहीं दिया जाएगा हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती है महिला। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक केस इसके लिए याद रखना, छोटा सा केस है, नन्ना मुन्ना सा केस है। केस का नाम है कपूर चंद वर्सेस खदरुनिशा। कपूर चंद वर्सेस खदरुनिशा, ठीक है। क्लियर है? इतना ही पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं पढ़ना। सीधी सी बात है भाई, भाई रिटेंशन ऑन द प्रॉपर्टी, वो इंटरकोर्ट से मना करते प्रॉपर्टी पर इस तरह से, जैसे एक चार्ज होता है भार की तरह रहेगा, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस पर निकाह किया जाता है, निकाह नामा बोलते हैं इसको, उसे पूरी किताब को, उसे डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं, अकबरनामा। अगर अकबरनामा में मेंशन नहीं है कि मेहर कैसा है, मुअज्जल है या मुवज्जल है, तो उसे मुअज्जल माना जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? अब तलाक की बात करते हैं, ठीक है। इद्दत तो समझ में आ गया, 3 महीने डाइवोर्स में हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में, और 4 महीने 10 दिन का डेथ पर, प्रेगनेंसी वाले में, जब तक उसकी प्रेग्नेंट नहीं हो, वो बच्चा पैदा नहीं होता तब तक, ठीक है। चलिए तलाक पूरा देख लेते हैं, 1 मिनट। तलाक के लिए अगर तलाक को मैं डिवाइड करूं अलग अलग भागों में, छोटा हो जाए भाई और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तलाक को अगर बांटा जाए बाय हस्बैंड, हस्बैंड बाय वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड कितने तलाक दे सकता है? देखो ये वाले तलाक हस्बैंड के लिए देते हैं। पहले क्या क्या,
इला। अगर हस्बैंड ने वाइफ से लड़ाई होगी, उसने बोला जा आज के बाद तेरे को हाथ ही नहीं लगाऊंगा मैं, क्या बोला, जा आज के बाद हाथ ही नहीं लगाऊंगा तेरे को, तो वो क्या होगा, इला। और वो कंटिन्यू 4 महीने 4th मंथ तक कोई इंटरकोर्स नहीं करता, कोई संभोग नहीं करता, तो वो क्या हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है इला के बाद, दूसरा आता है जिहर, यहां लिख देते हैं जिहर। जिहर का मतलब क्या होता है, हस्बैंड ने वाइफ को ऐसी डिग्री के साथ कॉम्प्रोमाइज वो कंपेयर कर लिया कि तू तो मेरी बहन जैसी है, तू मेरी मदर जैसी है, तू मेरी मौसी जैसी है। ऐसे रिश्ते जिसमें शादी नहीं हो पाती, जिसमें निकाह नहीं हो सकता था, उससे कंपेयर किया तो उसे क्या माना जाएगा कि भाई अब तूने माँ बोल दिया तो अम्मी हो तेरी में, अब निकाह नहीं चलेगा, तो वो डाइवोर्स है। समझ आया, समझ आया थोड़ा सा। फिर होता है अगला तलाक। तलाक, तलाक को 2 भागों में बांट सकते हैं हम यहाँ पर। हस्बैंड दे रहा है तलाक, ध्यान रखना, ठीक है। पहला तो आ गया तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत। बिद्दत तो होता है ट्रिपल तलाक, 3 तलाक। अब इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले सुन्नत देख लेते हैं। सुन्नत में 2 तरह के तलाक होते हैं, एक हसन होता है, एक होता है ए हसन। यहाँ पे 3 प्रोनाउंसिएशन कर दिए, 3 तलाक उसने एक बार दे दिया कि भाई 3 तलाक है। और 3 महीने 3 लूनर मंथ जब तक इद्दत पे रहेगी, तब तक अगर वो चाहे इंटरकोर्स करे या फिर सहमति से बन जाए, तो वो तलाक रिवोक हो जाता है, वो तलाक कंटिन्यू नहीं रह पाता, वो कैंसिल हो जाता है तलाक। क्लियर है। एहसन में क्या होता है, एक तो आज कहेगा, अगले 1 महीने बाद दूसरी बार तलाक बोलेगा, फिर अगले 1 महीने बाद तीसरी बार तलाक बोलेगा, और तीनों में अगर कोई दिक्कत नहीं हुई, सहमति नहीं बनी आपस में, कोई मनमुटाव जो चल रहा था वो ठीक नहीं हुआ, तो वो तलाक कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो इन दोनों कंडीशन में तलाक क्या है, रिवोकेबल है, रिवोक कर सकते हैं कभी भी 3 महीने पूरे होने से पहले, ये तीसरे प्रोनाउंसिएशन से पहले रिवोक कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 महीने जो इद्दत पीरियड चल रहा है उस बीच, उस दौरान अगर इस पूरे टाइम पीरियड के अंतर्गत उनकी सहमति बन जाती है, तलाक कैंसिल हो जाता है। क्लियर है। अब तलाक की बिद्दत क्या है, भाई 3 तलाक दिए, आज तलाक तलाक तलाक, दफा हो जा, कहानी खत्म दोनों की। वो से कह दी जा तू दफा हो जा, जा तू दफा हो जा, कहानी खत्म। कब, तलाक बिद्दत। अब इस चीज को देखते हुए महिला को स्थिति देखी, भाई साहब ये तो बिगड़ रहा है, बहुत बुरी स्थिति। फिर एक केस आया सायरा बानो, शायरा बानो वाला केस आया। सायरा बानो वाले केस में कह दिया देखो भाई साहब, ये जो ट्रिपल तलाक है ना, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोहम्मद साहब भी इसको नहीं मानते थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे नहीं मानेंगे हम। हमने कहा सच्ची बताओ नहीं मानते, उन्होंने कहा ना बिल्कुल कतई नहीं मानते। मैंने कहा भाई नहीं मानते तो ठीक है। इधर बीजेपी सरकार आ गई, बीजेपी सरकार सोच रही थी मैं कुछ ऐसा करूं, मैं अलग दिखूं थोड़ा सा, तो बीजेपी सरकार ने क्या किया, चलो आनन फानन में एक एक्ट बनाते हैं। मैंने कहा क्या बनाओगे, मैंने कहा हम बनाते हैं एक ट्रिपल तलाक का एक्ट। मैंने कहा बना लो भाई, हम तो खाली बैठे, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, मजाक मत करो। तो एक नया एक्ट बना गया ट्रिपल तलाक एक्ट, 2019 वाला। इस एक्ट के बारे में 4-5 चीजें आपको याद रखनी, इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्या, ट्रिपल तलाक एक्ट नया बिल आया है, कब, 2019 में। क्या क्या याद रखना है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। अब क्या है, इनेक्टेड कब हुआ था, 19 सितंबर 2018। इन्फोर्स कब हुआ था, 31 जुलाई 2019। ये डेट याद रखना, ये पूछे जाएगी इस बार, पूरे चांस है। हमने कहा ठीक है। इसमें 6-7 सेक्शन है, मेन सेक्शन में आपको लिखवा दो। सेक्शन 3 ने क्या बात की, 3 ने सिर्फ ये बोला कि जो ट्रिपल तलाक अगर आप ऐसा दोगे तो वो ट्रिपल तलाक ना वॉइड होगा। मैंने कहा अच्छा भाई, और साथ में इलीगल भी होगा। वॉइड तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वॉइड का मतलब ठीक है, हम इस तलाक को नहीं मानते। लेकिन इलीगल जब वर्ड जो लगा दिया साथ में, इलीगल का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा कि भाई साहब अब तो पनिशमेंट मिलेगी। इलीगल का मतलब क्या हो गया, अब मिलेगी पनिशमेंट जो कोई ट्रिपल तलाक देगा। हमने कहा ठीक है भाई साहब दे दो पनिशमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पनिशमेंट कितनी देंगे, सेक्शन 4 आया, कूद गए, लो भाई मैं बताता हूँ। सेक्शन 4 ने बोला पनिशमेंट मिलेगी मैक्सिमम 3 मंथ के लिए,
सॉरी 3 ईयर के लिए। क्यों? उसने तलाक दिया, तलाक तो कैंसिल हो चुका, वाइफ वही रहेगी भी बेटा, 3 साल तो जेल में और लेके आ। ठीक है। सेक्शन 5 ने बोला और जो जिसे तलाक दिया भाई तूने, उसे मेंटेनेंस भी तू देगा। नंबर 6 सेक्शन 6 ने बोला कस्टडी ऑफ माइनर, कस्टडी ऑफ माइनर टू वाइफ, जो माइनर बच्चे से कस्टडी वाइफ को दी जाएगी, बेटा तुझे नहीं देते, तूने तलाक दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 7 से, यहां से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना ये वाला। पनिशमेंट कितनी होती है? वॉइड होगा, इलीगल होगा, प्लस सेक्शन 7। ये किस तरह का अपराध होगा, ध्यान रखना, ये क्या होगा? कॉग्निजेबल होगा और कंपाउंडेबल होगा। बस यही रट लेना, सेक्शन 7 ने क्या बोला है, कॉग्निजेबल और कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब डाइवोर्स वाली बात आगे देखो, यहां से डाइवोर्स पढ़े थे हमने तीनों, हस्बैंड के, इला, जिहर और तलाक के 2 टाइप पढ़ लिए, 2 टाइप के यहाँ 2 टाइप और पढ़ लिए। ये बचा हुआ देखो वाइफ वाले तलाक। अब वाइफ के जो राइट हैं डाइवोर्स देने की, उनकी बात कर रहे हैं। वाइफ, मुस्लिम वाइफ डाइवोर्स 3 तरह से दे सकती है। एक तरह से अगर देखा जाए तो, पहला तफवीज। ये क्या किया, कोई गया, सीधी सी बात यह है, हस्बैंड ने अपना डाइवोर्स देने का राइट महिला को दे दिया या किसी थर्ड पर्सन को, अगर मैं इसकी बात ना मानूं, ये ना हो तो भाई मुझे डाइवोर्स दे देना। कौन दे रहा है? वाइफ दे रही है। तीसरा लियान। लियान, लियान का मतलब क्या होता है? हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर अडल्ट्री के चार्ज लगाए हैं, एलिगेशन लगाए हैं कि तुम तो अडल्ट्री में रह रही हो किसी के साथ, और वो प्रूफ नहीं कर पाया, जारता में रहने की बात लगाई लेकिन प्रूफ नहीं कर पाया, तो इस बिहाफ पे महिला क्या करते, कोर्ट में जाकर के, जज साहब इसने मेरे ऊपर ऐसा ऐसा लगा, मैं नहीं सुनूंगी, तलाक दिला दो मुझे, तो कोर्ट से डाइवोर्स ले सकती है। क्लियर? अगला आता है, याद करो कुछ केस आए थे, साहबानो बेगम वगैरह आए थे, डैनियल लतीफी केस आया था। साहबानो बेगम वाले केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखो जो 125 मेंटेनेंस है सीआरपीसी, वो मुस्लिम महिला पे भी लागू होगा। हमने कहा हाँ साहब बात तो सही कह रहे हो आप, जब मुस्लिम महिला पे भी लागू होगा तो थोड़ा सा हड़बड़ी मच गई। इससे पहले भी 2-3 केस में, कपूर चंद वाले केस में कहा था कि सभी धर्मों पर लागू होगा, मुस्लिम की बात नहीं की थी स्पेशली। तो यहाँ पर जो डिबेट करते हैं ना बैठ के, 2-3 मुल्ला जी बैठ जाएंगे, 2-3 धर्मगुरु बैठ जाएंगे इधर के हिंदुओं के, 2-3 मुस्लिमों के, 2 बीजेपी के बैठ जाएंगे, 2 कांग्रेस की, एक सपा का आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा किसी एमयू से, और लड़ोगे, वो से गाले देगा, वो से गाले देगा। जब ये हल्ला गुल्ला मचा तो लेजिस्लेचर ने सोचा नहीं यार ऐसे नहीं करते, हम अलग ही कानून बना देते हैं, हम वहां नहीं देंगे। एक कानून निकाला था, कौन सा था, 1939, और जो इस कानून की मैं बात करूं वो निकाला था 1986, 85 का केस था ये। यहाँ पर इसमें मेंटेनेंस की बात कर दी थी पूरी, कि मेंटेनेंस कैसे कैसे दिया जाएगा महिला को, और इसमें डाइवोर्स देने के अधिकार की बात की थी। ये जो 39 वाला केस है, यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ 2 बनते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बाद में करेंगे मेंटेनेंस वाले की बात। इस 39 वाला जो एक्ट था, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ये किस पे आधारित है, ये मलिकी शाखा पर आधारित है, जो मलिकी है ना, मलिकी शाखा पर। दूसरी बात, ये सिर्फ वुमेन को राइट दे रहा है, पुरुष को कोई अधिकार नहीं दिया, डाइवोर्स देने का अधिकार महिला को दिया 39 केस में। और जो ये है था 86 का केस था, 1986 का, सॉरी केस नहीं, एक्ट, जो 1986 का एक्ट था, इस एक्ट ने क्या बोलता, मेंटेनेंस, कि भाई साहब हम तो अपने आप को खुद दे देंगे मेंटेनेंस, हम नहीं जाते सीआरपीसी में, हम किसे देंगे, खुद देंगे। किस एक्ट के तहत, 1986 के तहत। तो इसने मेंटेनेंस देनी शुरू करी, क्या बोला कि जब तक इद्दत में रहेगी तब तक देंगे, आगे नहीं देंगे। फिर 2-3 केस है, बोला धड़ाम से सुप्रीम कोर्ट ने पत्थर फेंक के मारा कि हटा भागो यहाँ से, जब तक दोबारा शादी नहीं की तब तक मेंटेनेंस दोगे आप लोग, और अगर आप नहीं देंगे तो 125 में जाके ले सकती है। क्लियर है? डाइवोर्स के राइट यहाँ पे 39 में आ गए, लियन में आ गए, और तफवीज में उसने डाइवोर्स का राइट ही बेच दिया था इन इजब, और किसके बदले में दे दिया, मेहर के बदले में, किसी और चीज के बदले। भाई तू मेहर वेहर तू रख ले, मुझे तलाक देने का अधिकार दे दे, मुझे छुटकारा दे। लियन में क्या था, अडल्टी के चार्ज लगाए, ठीक है, और वो प्रूफ नहीं कर पाया तो कहानी खत्म, चल बेटा तू निकल यहाँ से। समझ आया? क्लियर है? चलो 39 देख लो, जब आप देख रहे हो 39 एक्ट में कुछ ग्राउंड दिए हैं, जिन ग्राउंड पर सिर्फ महिला हैज द राइट टू डाइवोर्स, महिला पुरुष को डाइवोर्स दे सकती है मुस्लिम लॉ में।
39 में कुछ ग्राउंड दिए, देखो ध्यान रखना, अगर हस्बैंड अब्सेंस है, चल जा भाई, अब्सेंस है 4 साल से लगातार, 4 साल से गायब है हस्बैंड, तो वो डाइवोर्स दे सकती है। हमने कहा ठीक है दे दो भाई। फिर उसके बाद दूसरा ग्राउंड दिया है, अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा महिला को, मेंटेन कितने 2 साल तक लगातार, या फिर उसे इम्प्रिजनमेंट हुई है, कोई कारावास हुआ है कितना 7 साल का, तब वो डाइवोर्स दे सकती है। ठीक है, अगर वो मैट्रिमोनियल ओब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रहा 3 साल तक, तब वो, और अगर वो इम्पोर्टेंस है, मतलब क्या है, नपुंसक है, और इलाज करने का टाइम मिला उसको 1 साल का, कितना 1 ईयर, इम्पोर्टेंस के ग्राउंड पे भी वो डाइवोर्स दे सकती है। फिर आगे बात है, अगर वो लेप्रेसी, चलो अब डिलीट ही कर दिया, अगर वेनर डिजीज है, इंसेनिटी है, कोई पागलपन वगैरह की बीमारी है, उसको 2 साल तक के लिए वो गायब है, 2 साल तक में ठीक नहीं हो पा रहा है, तो भी डाइवोर्स दे सकती है। ठीक है, बाकी एक तो आपको पता ही है, ख्यालुल बुल्ग, ऑप्शन ऑफ पुबर्टी, ये चीज़ें तो आपको पता ही है। ये ग्राउंड दिए थे किसमें, ये टाइम पीरियड पूछा जाता है। अब लिखा तो मैंने सारा नहीं है, बोला है सब कुछ, इनको नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा इस बार, 100% चांस है बनने के। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक जो डाइवोर्स की ही बात चल रही थी इस एक्ट से पहले, मुस्लिम की, वो हस्बैंड के राइट आगे डाइवोर्स के, महिला के राइट आगे वाइफ के। अब आते हैं दोनों के म्यूचुअल राइट, डाइवोर्स के। इसमें 2 चीजें दी गई सिर्फ, एक तो खुला, एक मुबारत। खुला में क्या, दोनों मिले, चलो एक काम करो, कहानी खत्म करो, ना मुझे तेरे से मतलब, ना तुझे मेरे से, तुझे आज से तुझे खुला छोड़ दिया, तो दोनों के राइट है। कौन, महिला अप्लाई करेगी इसमें कोर्ट में, और हस्बैंड कहेगा चलो जाओ छोड़ो, कहानी खत्म करो, चलो निकलो यहाँ से, दोनों आपस में खत्म। मुबारत में दोनों म्यूचुअल कंसेंट से जाएंगे। ठीक है, इद्दत तो प्रॉपर होगी, नो कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं हो। मुबारत में क्या होगा, उसने क्या बोला, मेहर तू रख ले भाई, मुझे छुट्टी, सॉरी कि मेहर तू रख सारा, मेहर नहीं मांग रही मैं, लेकिन डाइवोर्स दे, छुट्टी कर, खत्म कर कहानी। अब बताइए यहाँ तक की चीजें क्लियर है। ज़्यादा बोलने से प्यास लग जाती है। चलिए बताइए, चीज़ें क्लियर आ रही हैं सब तक, यहाँ तक सब कुछ अभी क्लियर है। एक्नोलिजमेंट तो पता है ना, कोई बच्चा है, उसकी जायज़ता को एक्सेप्ट कर रहा है कोई, कि हाँ मेरा बच्चा है, उसे एक्नोलिजमेंट बोलते हैं। वक्फ, वक्फ पता है क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी अगर अलमाइटी गॉड के नाम कर दिए तो वो वक्फ है। उसको मैनेज करने वाला बंदा जो होगा मुतवल्ली होता है। मैनेज करने वाला क्या होता है, मुतवल्ली होता है, बस इतना याद रखना है। और एक शहीद वर्सेस यूसुफ वाले केस में ये भी कहा गया था कि देखो महिला को भी हम मुतवल्ली बना सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, प्रेयम्पशन का राइट सुना है, प्रेयम्पशन, शुभाधिकार। शुभाधिकार 3 तरह के होते हैं, देखो अभी ऑब्जेक्टिव भी करने हैं ना। शुभा राइट, शुभा 3 तरह के राइट होते हैं, शुभाए शरीक, शुभाए शरीफ, शुभाए जार। देखो छोड़ो, एक तरह से एक तो होता है को ओनर, ओनर का अधिकार, एक होता है इजमेंट्री राइट, एक होता है नेबर्स, पड़ोसी का, पड़ोसी। मान लिया कोई एक प्रॉपर्टी ये है, इसके बगल में एक प्रॉपर्टी दूसरी, ये ए की है, ये बी की है, बी अपनी संपत्ति को बेच रहा है, तो अगर किसी को बेच भी दिया ना, एक कोर्ट में जाता था कि जज साहब मैं इसका पड़ोसी हूँ, मैं, ये हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, ये हिस्सा इसका था, ये अपना हिस्सा बेच रहा है ना, पहले इसका अधिकार था मुझे पूछने का कि पहले मैं खरीदूंगा, अगर मैं नहीं खरीदता तब ये किसी बाहर के बंदे को बेच सकता है, पहले शेख खातेदार को बेचेगा। इट इज कॉल्ड द हक शुपा, कौन सा, ओनर वाला। अगर इजमेंट्री राइट, इस पार्किंग में मेरी बाइक खड़ी होती थी, इजमेंट्री राइट मिलता था मुझे यहाँ से, अब ये इसे बेच ही नहीं सकता बिना मुझसे पूछे। ठीक है, ये पड़ोसी, मेरे पड़ोस का घर वाला भाई पड़ोसी को पूछे पहले, उसके बाद बेचना, ये सारी चीजें होती है किसमें, मुस्लिम लॉ में। समझ आया, क्लियर है चीजें। और मुस्लिम लॉ में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अगर मैं उसकी बात करें हम वसीयत वगैरह की, तो 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा अभी क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जो अब तक एग्जाम में आए हैं। ठीक है, जो अब तक एग्जाम में आए थे, एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनता है, क्या, विच इज नॉट द स्कूल ऑफ सुन्नी। सुन्नी के स्कूल लिखवाया था ना, हनबली मलिकी सैफई। ठीक है, क्या
मुता जिला लिखवाया था नहीं। बस ये ध्यान रखना कौन कौन से स्कूल है, जो चीजें हैं ये अब तक के आए हुए क्वेश्चन है। डेफिनेशन क्लोज हल्का सा देख लेना आप लोग। और क्या पूछता है यहाँ से, मुता विवाह किसमें माना जाता है? अथना सर्पिया, और क्या तलाक उल बिद्दत रिवोकेबल होता है कि नहीं? इरिवोकेबल है ना, इसलिए तो इसको डिलीट किया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था कि इसमें ऑप्शन इन दे रहे दोबारा ठीक करने का। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही अगर आप रिवाइज कर लोगे ना बहुत मोर देन सफिशिएंट। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर कोई हिबा कर रहे हैं आप, कोई गिफ्ट कर रहे हैं, आप बैकवेस्ट कर रहे हो, विल बना रहे हो, किसी के नाम वसीयत लिख रहे हो, किसके नाम, कोई बच्चा अनबोर्न चाइल्ड के नाम कर रहे हो, तो उसमें दो चीजें हैं। वो बच्चा पैदा होना चाहिए, शुड टेक बर्थ विद इन कितने टाइम के बीच भीतर अगर वो जन्म ले लेगा तो माना जाएगा, नहीं तो वॉइड हो जाएगा। किसकी साइड में, एक दो चीजें हमारे पास है, एक तो सुन्नी है, एक शिया है। सुन्नी में हम उसको देखेंगे, अगर वो 6 माह के अंदर जन्म ले लेता है तो उसको वैलिड होगा, और शिया में अगर वो 10 महीने के अंदर जन्म लेता है तब वैलिड होगा, नहीं तो वॉइड हो जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर कोई किसी बच्चे को एक्नोलेज कर रहा है कि हाँ मेरी औलाद है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्नोलेजमेंट, तो वहां पर उन दोनों की एज का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द एज, किसमें, एक्नोलेजमेंट में, ठीक है, संस्वीकृति में कितना होना चाहिए, 12.5 साल होना चाहिए, तो ही उसको वैलिड मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है। अच्छा, प्रियम्पशन का एक केस पूछा गया कई बार, प्रेएम्पशन हक शुफा जो भी बताया शुफा, एक केस है गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्ला केस आप सेक्शन 27 में पढ़ते हैं, एविडेंस एक्ट, मतलब सेक्शन 23 सब प्रोविजन नंबर 2 में। अब और कुछ नहीं आया हुआ इसमें से ज्यादा कुछ ऐसी बात। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एक शरीयत एक्ट है, शरीयत एक्ट 1937, ये इन्फोर्समेंट डेट याद रखना इसकी कब थी, 7 अक्टूबर 1937। पूछा गया एग्जाम में काफी बार। एक क्वेश्चन वक्फ एक्ट से आता है, एक्ट पढ़ना नहीं है पूरा, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि वक्फ एक्ट जो है ना, वे सिविल कोर्ट के जुडिक्शन को बार करता है, कि सिविल मामले में आप वक्फ बोर्ड को छेड़ोगे नहीं, कि वक्फ बोर्ड का कोई मामला सिविल केस में नहीं छेड़ोगे उसको। कौन सा है, सेक्शन नंबर 85 ऑफ वक्फ बोर्ड, ये याद रखना। 85 सेक्शन क्या कहता है, बार टू द जुडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, बस इतना सा। मुस्लिम लॉ में मैं नहीं समझता इससे बाहर कोई चीज़ें आने वाली है, जितना करा है इसको रिवाइज कर लो, जितना ज़्यादा बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा। इतना सा क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ आपका यूके PCSJ ऐसे ही कवर हो जाएगा। चलिए ठीक है एवरीवन, मिलते हैं जल्दी। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, क्या उसके मायने एक्ट करना चाहोगे सभी यूट्यूब पर ही फ्री? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताना, जल्दी ही वैसे हम करने वाले हैं, एक तरह से शुरू करेंगे। और प्लस यूपी APO का डिटेल बैच शुरू हो रहा है बहुत जल्दी, ये मानो रात को 10 बजे शुरू होगा सितंबर से। और दूसरी बात, एक सुबह एविडेंस एक्ट का बैच चल रहा है, डिटेल बैच। तीसरी बात, हरियाणा ADR का GS जितना भी होना है, वही GS आपके यूपी APO, यूपी जुडिशरी, बिहार APO, बिहार जुडिशरी में काम आने वाला है, हरियाणा ADR में काम आने है, वो शुरू हो रहा है 1 तारीख से रात को 9 बजे। ठीक है एवरीवन, ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट, सी सून, ऑल द बेस्ट।